नमस्कार स्टूडेंट्स, कॉमर्स मेरी जान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं जो आपका नेशनल इनकम का टेस्ट हुआ उसके आंसर। ठीक है, तो दो वीडियोस में हम बात करेंगे, एक में 25, एक में 20। 50 का फिर क्या बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपका था, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज टू यू मेजर द नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय को मापने की कौन सी विधि। तो मैंने आपको राष्ट्रीय आय को मापने के लिए 3 विधियां बताई थी। आय विधि, आय विधि एक बताई, दूसरी व्यय विधि बताई, ठीक है, और तीसरी मैंने आपको बताई उत्पादन विधि। ठीक है, उत्पादन विधि, इनकम मेथड, प्रोडक्शन मेथड और इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और प्रोडक्शन मेथड। ठीक है, ये 3 मेथड सबने आपको बताए थे जिनके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, नेशनल इनकम की एस्टिमेशन कर सकते हैं या राष्ट्रीय आय की गणना की जा सकती है। तो आपके ऑप्शन में उत्पाद एक्सपेंडिचर मेथड या व्यय विधि भी दिया हुआ है, आपके ऑप्शन में इनकम मेथड या आय विधि भी दिया हुआ है, और आपके ऑप्शन में प्रोडक्ट मेथड या उत्पादन विधि भी दिया हुआ है। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? डी आंसर आपका सही है कि उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि, इन एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड और प्रोडक्ट मेथड, तीनों मेथड्स का यूज नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए किया जा सकता है। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अगले सवाल की बात। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज करेक्ट टर्म टू कैलकुलेट नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस। बाजार कीमत पर राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए इनमें से कौन सी टर्म सही है? ठीक है, ऑप्शंस में आपके मनी इनकम है जिसको हम मौद्रिक आय बोलते हैं। ठीक है, एक, दूसरी है नॉन मॉनेटरी या गैर मौद्रिक आय, तीसरा हम बात करते हैं वास्तविक आय, और चौथा है नन ऑफ द अबव। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए रियल इनकम क्या होती है? परचेजिंग पावर को। नॉन मॉनेटरी इनकम तो होती नहीं है, नॉन मॉनेटरी एक्टिविटीज होगी तो फिर उससे इनकम नहीं आएगी, तो ये ऑप्शन तो आपका वैसे ही बेकार हो गया। नॉन मॉनेटरी इनकम नाम की चीज होती ही नहीं है। अब मुद्दा आया रियल इनकम। रियल इनकम किसको कहा जाता है? बेसिकली नॉमिनल इनकम में या मौद्रिक आय में जब अपन किसका भाग देते हैं, मनी इनकम में प्राइस लेवल का भाग देते हैं। ठीक है, तो प्राइस लेवल का भाग देंगे तो इसका मतलब वो तो कांस्टेंट प्राइस पे हो गई, स्थिर कीमत पर हो गई। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन, यानी कि मौद्रिक आय का प्रयोग बाजार कीमत पर राष्ट्रीय आय के लिए सही टर्म मानी। क्लियर हो गई बात? तो आपका ऑप्शन सही है ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। अगली बात आई कांस्टेंट प्राइस। Which of the following is the correct term for calculating national income at constant price? तो करंट प्राइस का मतलब मार्केट प्राइस होता है। डोमेस्टिक इनकम वैसे नहीं यूज होगी इसमें, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम का मतलब तो घरेलू आय होता है, और हम बात किसकी कर रहे हैं? नेशनल इनकम की। तो ये ऑप्शन आपका वैसे गलत हो गया। ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा? चालू आय। ये हो गई घरेलू आय। ठीक है, और रियल इनकम हो गई वास्तविक। ठीक है, और ये नन ऑफ द अबव हो गया। तो कांस्टेंट प्राइस पर जब हमें निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? हम कांस्टेंट प्राइस पर निकालते हैं तो नॉमिनल इनकम या मौद्रिक आय में किसका भाग देते हैं? हम देते हैं कीमत स्तर का भाग। ठीक है, कीमत स्तर का भाग देते हैं। तो इसका मतलब ये हमारा कांस्टेंट प्राइस पे निकालने का फॉर्मूला हो गया कि नॉमिनल इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस लेवल। जिस ईयर को बेस मान करके हम स्थिर कीमत पर निकाल रहे हैं, तो और ये फॉर्मूला किसका होता है? ये फॉर्मूला होता है रियल इनकम का। ठीक है, या वास्तविक आय का। तो आपका आंसर कौन सा सही हो गया? वास्तविक आय आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाए। ठीक है,
तो वास्तविक आय या रियल इनकम को हम यूज करते हैं कब? जब नेशनल इनकम की एस्टिमेशन होती है कांस्टेंट प्राइस। क्लियर होगी? इसके पीछे हमारा पर्पस क्या होता है? इसके पीछे हमारा पर्पस होता है परचेजिंग पावर ऑफ नेशनल इनकम निकालने का, या मुद्रा की क्रय शक्ति निकालने का, या प्राइस लेवल में कितना फ्लक्चुएशन आ रहे हैं वो देखने का हमारा मेन पर्पस इसके पीछे होता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगला चलते हैं। ये बेसिकली 4 नंबर। Which of the following terms are not included while measuring gross national product? सकल राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय की गणना या सकल राष्ट्रीय उत्पादन की गणना करते समय उत्पादन की गणना करते समय किसको शामिल नहीं किया जाता? ठीक है, देखिए पहली बात, इलीगल एंड लेजर एक्टिविटी, गैर कानूनी, कानूनी तथा आराम प्राप्ति के लिए की क्रिया। दूसरा, पूर्णतः वित्तीय लेन देन, वित्तीय लेन। ठीक है, तीसरा, ट्रांसफरिंग ऑफ गुड्स एंड नॉन मार्केट गुड्स एंड सर्विसेज, प्रयोग की गई, पहले प्रयोग की गई वस्तुओं या पहले प्रयोग की गई तथा गैर बाजार वस्तु अथवा सेवा का हस्तांतरण। देखिए, मैंने आपको एक बात बताई कि जब हम जीडीपी की बात, जीएनपी की बात करते हैं तो हम उसमें क्या लेते हैं? समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य, और उसमें हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ते हैं। ये हमने तरीका जीएनपी निकालने का। अब देखिए, उसके अंदर इलीगल एक्टिविटीज या आराम की तो आती नहीं, क्योंकि गैर कानूनी क्रियाओं को जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता। तो पहला ऑप्शन आपका खत्म हो गया। दूसरा ऑप्शन, प्योरली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जैसे हमने स्टॉक खरीदा, शेयर्स खरीदे, बॉन्ड्स खरीदे, इस तरह की चीज, इनको हम प्योरली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहते हैं, जहां पे गुड्स और सर्विसेज का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ठीक है, पेपर क्लेम होते हैं, बेसिकली वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन इसके अंदर नहीं होता है। तो जब तक वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन नहीं होगा तब तक हम उसको जीडीपी में शामिल नहीं कर सकते। तो आपका ये ऑप्शन भी क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है, पुनर्बिक्री की वस्तुएं वैसे काम में नहीं ली जाती, क्योंकि उनको पहले ही राष्ट्रीय आय में शामिल कर लिया गया है। और ऐसी वस्तुएं जिनको आप बाजार पर लेन देन नहीं हुआ, यानी कि नॉन मॉनेटरी हैं, गैर मौद्रिक है, तो उनको भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? डी आंसर आपका सही हो जाएगा कि इनमें से इन सभी को ही राष्ट्रीय जीएनपी की गणना में शामिल नहीं किया। ठीक है, इसका आंसर आपका क्लियर हो गया। डी आंसर इसका सही है कि किसी को भी इनमें से राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं करता। ठीक है, चलिए अगली बात करते। एम्प्लॉयमेंट वर्ड किससे रिलेट करता है? रोजगार का संबंध किससे है? रोजगार का मतलब रोजगार, एम्प्लॉयमेंट नाम से समझ में आ रहा होगा। रोजगार का संबंध किस? देखिए, ये वो चर होता है रोजगार जिसको हम व्यक्तिगत लेवल पर या इंडिविजुअल लेवल पर डिस्कस नहीं करते। एम्प्लॉयमेंट का टर्म हमेशा किससे रिलेट करता है? इकोनॉमी से रिलेट करता है, एग्रीगेट से रिलेट करता है, समग्र से रिलेट करता है।
और मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन सी ब्रांच होती है? जो समग्र के बारे में बात करती है, एग्रीगेट के बारे में बात करती है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स वो ब्रांच होती है जो इंडिविजुअल्स के बारे में बात करती है, व्यक्तिगत इकाइयों के बारे में। तो चूंकि रोजगार या इंप्लॉयमेंट का रिलेशन एग्रीगेट या समग्र के साथ होता है, इसलिए इसको किस में शामिल किया जाएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स या समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। ठीक है, ये जो है ये स्टैटिक इकोनॉमिक्स जो होती है जिसके अंदर परिवर्तन नहीं होते, और रोजगार एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें परिवर्तन होता है, तो इसको हम वैसे शामिल नहीं करेंगे क्योंकि इसका संबंध समग्र से है, ये व्यक्तिगत इकाइयों के बारे में नहीं है, तो इसका मतलब इसको इसमें भी शामिल नहीं किया जा सकता। तो नन ऑफ द अबव तो बात ही खत्म हो गई। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ए आंसर आपका सही माना जाएगा कि रोजगार को हम किसका चर मानते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स या समष्टि अर्थशास्त्र का चर इसको माना जाता है। ठीक है, अगली बात, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर पेमेंट? ट्रांसफर पेमेंट का मतलब हस्तांतरण भुगतान का मतलब इनमें से कौन सी हस्तांतरण भुगतान या ट्रांसफर पेमेंट की एग्जैक्ट डेफिनेशन? देखिए, पहला क्या कहता है? ट्रांसफर पेमेंट रेफर्स टू द पेमेंट मेड एज कंपनसेशन टू द एम्प्लॉइज विद इन एन ऑर्गेनाइज। हस्तांतरण भुगतान वो भुगतान है जो कि कर्मचारी को एक संगठन के अंदर, ठीक है, क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाता है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कौन सा होता है? कर्मचारी का पारिश्रमिक जो वो अपनी सेवा के बदले में प्राप्त करता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे जो मिलेगा वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है, तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि ट्रांसफर पेमेंट की हमने परिभाषा क्या देखी है कि बिना किसी वस्तु या सेवा के लेन देन के जो एक पक्षीय भुगतान किए जाते हैं वो हस्तांतरण भुगतान कहलाते हैं। ठीक है, कि वन साइडेड पेमेंट विदाउट एनी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे मैंने कहा पेंशन हो गया, गिफ्ट हो गई, डोनेशन हो गया। तो भैया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय तो किसके बदले में मिलता है? अपनी सर्विसेज के बदले में मिलता है, तो इसलिए ये तो ट्रांसफर पेमेंट हो नहीं सकता। दूसरा क्या कहता है? ट्रांसफर पेमेंट्स रेफर टू द पेमेंट मेड फॉर टू वर्क्स ऑन ट्रांसफरिंग ऑफ वन जॉब टू द अनदर। ठीक है, जब व्यक्ति या वर्कर एक जॉब को छोड़ से दूसरे जॉब में ट्रांसफर होता है तो उसको जो पेमेंट किया जाता है उसको ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं? बिल्कुल नहीं कहते, क्योंकि बेसिकली वन जॉब टू अनदर जॉब जब शिफ्टिंग होती है तो कोई पेमेंट नहीं होता, वो ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह वो चीजें मिलती हैं, वो अलग मुद्दा होता है। तीसरी बात, ट्रांसफर पेमेंट्स रेफर्स टू द पेमेंट्स मेड विदाउट एनी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड, मैंने कहा बिना किसी वस्तु या सेवा के लेन देन के या विदाउट एनी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो पेमेंट किए जाते हैं वो पेमेंट क्या कहलाते हैं? ट्रांसफर पेमेंट कहलाते हैं। ठीक है, मैंने कहा सिंगल साइडेड पेमेंट, वन साइडेड, सिंगल साइडेड या एक पक्षीय भुगतान, तो इन सब में एक पक्षीय भुगतान कौन सा है? ये वाला है। तो ट्रांसफर पेमेंट की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या हो गई कि भाई बिना किसी वस्तु या सेवा के लेन देन के जो भुगतान किए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? हस्तांतरण भुगतान कहलाएंगे। ठीक है, आ गई बात समझ में? अगला मैटर हो गया सी, 7वां क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज नोन है। नेशनल इनकम का मतलब राष्ट्रीय, या इसको सिंबॉलिक टर्म में अपन लिखें तो एनएनपी एफसी। एनएनपी एफसी और एनएनपी एमपी के बीच का अंतर क्या है? तो भाई जब भी हम एनएनपी एमपी से एनएनपी एफसी पे जाते हैं, ठीक है, एनएनपी एफसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एनएनपी एमपी
माइनस करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस करते हैं सब्सिडी, या इसका मैंने आपको अल्टरनेटिव फॉर्मूला क्या बताया, सब्सिडी। ठीक है, तो या फिर मैंने आपको क्या कहा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो अगर मैं इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटा देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है, एनएनपी एट एफसीआई। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा सही हो गया, ये हो गया, क्योंकि देखिए इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, एनएनपी नेट इनडायरेक्ट टैक्स बराबर एनएनपी एमपी माइनस एनएनपी एफसी, क्योंकि इसको तो मैं उठा के ले गया इधर और इसको उठा के ले आया इधर, तो इन दोनों के बीच का अंतर कौन सा, एनएनपी एमपी और एनएनपी एफसी के बीच का अंतर क्या हो गया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स या शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो 7वें क्वेश्चन का आंसर है 8वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का इनमें से कौन सा, मतलब राष्ट्रीय आय का भाग नहीं है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, सिंपल सी बात, कि राष्ट्रीय आय के अंदर हमने क्या करना है, किसको लेना है, केवल जो अर्न्ड इनकम। ठीक है, जो हमने कमाई है। तो अब देखिए सरकार जो खर्चा करती है, पहली बात अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट किसका होता है, फर्म का होता है। फर्म इसको अर्न करती है और उसको प्रॉफिट अर्न करती है, और प्रॉफिट अर्न करने से करके कुछ बचा लेती है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहते हैं। ये तो ऑलरेडी अर्न इनकम है या कमाई गई आय है, तो इसको छोड़ दो, ये नहीं आएगा। इनकम ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बिल्कुल होता है, क्योंकि जब वस्तुएं सेवाएं सरकार खरीदती है तो जो खर्चा करती है वो सरकारी व्यय कहलाता है, तो ये भी किसी के द्वारा कमाया गया है, तो इसको भी नहीं खर्च लेते। इंटरेस्ट अमाउंट ऑन अनप्रोडक्टिव नेशनल डेट, सरकार जब राष्ट्रीय ऋण लेती है, लोन लेती है, उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पे करती है वो आप कमाते नहीं। ठीक है, वो बेसिकली आपके असेट्स का रिटर्न है। इस वजह से ये आंसर आपका सही मान लिया। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है कि राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज जो होता है वो बेसिकली इसका पार्ट नहीं होता, राष्ट्रीय आय का पार्ट नहीं होता। ठीक है, अगली बात कर, नेक्स्ट बात आती है फिर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर टर्म ऑफ एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी, एफसी या नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, ये किसका दूसरा नाम है। तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि किसका है, राष्ट्रीय आय का। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा आपका, राष्ट्रीय आय का ये दूसरा नाम। सर एक सेकंड आना, ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये देख। नहीं चल रहा है, चल रहा है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेट्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन इंडिया, जीडीपी की गणना कौन सी संस्था करती है। ठीक है, जीडीपी की गणना कौन सी संस्था करती है, या राष्ट्रीय आय की, क्योंकि जीडीपी से फिर हम क्या निकालते हैं, नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय निकालते हैं।
तो जीडीपी कह लीजिए, जीएनपी कह लीजिए या राष्ट्रीय आय कह लीजिए, इन सब की गणना एक ही ऑर्गेनाइजेशन करती है। वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? तो देखिए मैंने आपको जब बताया था तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे कौन करता था? सबसे पहले किसने करी? मालनोबिस कमेटी ने करी। सबसे पहले देश में जीडीपी की गणना किसने करी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद? महालनोबिस कमेटी ने। ठीक है, कमेटी 1956 तक। उसके बाद किसने की? सीएसओ या सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। ठीक है, ये संगठन इसने करी। उसके बाद किसने करी? उसके बाद जब सीएसओ को किसमें मिला दिया गया? एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन या सांख्यिकीय कार्यालय। ठीक है, ये करता है। तो इसका मतलब आपका आंसर कौन सा सही हो गया? करंट में नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस या राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, ये भारत के अंदर राष्ट्रीय आय या जीएनपी की गणना करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करंट डेफिनेशन ऑफ जीडीपी? सकल घरेलू उत्पादन की सही परिभाषा क्या है? पहला ऑप्शन, द जीडीपी इज द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस विद इन अ कंट्री इन अ गिवन ईयर। एक साल में होने वाले किसी भी देश के अंदर एक साल में होने वाले आर्थिक लेन देनों का योग है, उसकी मौद्रिक वैल्यू है। दूसरा, जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ बोथ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी गुड्स एंड सर्विसेज इन अ कंट्री विद इन अ गिवन ईयर। मौद्रिक और गैर मौद्रिक दोनों प्रकार की आय का योग है। टोटल वैल्यू ऑफ ट्रेडेबल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री विद इन अ गिवन ईयर। ठीक है, जो व्यापारिक वस्तुएं उनके बाजार मूल्यों का योग है। तो देखिए हम क्या कहते हैं कि जितनी भी गुड्स और सर्विसेज हुई उनकी मॉनेटरी वैल्यू। ठीक है, जब गुड्स और सर्विसेज का ट्रांजैक्शन होता है उसको क्या कहते हैं हम? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, आर्थिक लेन देन। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पैसे ले रहा हूं, ठीक है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। ठीक है, आर्थिक लेन देन। तो ये जितने भी आर्थिक लेन देन या इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इकोनॉमी में होते हैं उनका सम, ठीक है, उनकी मॉनेटरी वैल्यू का सम क्या होता है? जीडीपी। जितने भी आर्थिक लेन देन हो रहे हैं उनके मौद्रिक मूल्यों का योग क्या है? जीडीपी है। तो आपका आंसर कौन सा सही हो गया? ए आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, ठीक है, मुद्रास्फीति किसको कहते हैं? पहली बात तो ये कि जब अर्थव्यवस्था के अंदर कीमत स्तर लगातार बढ़ता है और मुद्रा का मूल्य लगातार गिरता है तो यह स्थिति किसके नाम से जानी जाती है? मुद्रास्फीति। ठीक है, द सिचुएशन वेयर प्राइस लेवल कंसिस्टेंटली इंक्रीजेस एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वैल्यू ऑफ मनी कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस, दिस इज नोन एज इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन में प्राइस लेवल तो बढ़ता है और वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है? डिक्रीज होता है। मुद्रा का मूल्य गिरेगा और कीमत स्तर बढ़ेगा। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, की मुद्रास्फीति के दौरान आपके मुद्रा का मूल्य लगातार क्या होता जाता है? कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि कीमत स्तर लगातार बढ़ जाता है। ठीक है, तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर नेट नेशनल इनकम? एनएनपी कह लीजिए इसको, एनएनआई या एनएनपी एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन इनकम के बराबर हो। तो टोटल ऑफ ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन, पहला ऑप्शन है आपका जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। दूसरा ऑप्शन है डिफरेंस बिटवीन जीएनपी एंड डेप्रिसिएशन, जीएनपी एंड डेप्रिसिएशन।
तीसरा ऑप्शन है ग्रॉस जीडीपी एंड डेप्रिसिएशन, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। चौथा ऑप्शन क्या है, डिफरेंस बिटवीन एनडीपी एंड डेप्रिसिएशन, एनडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। तो देखिए जीएनपी में से अगर डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, एनपी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ग्रॉस में से जब भी नेट माइनस किया जाता है, ग्रॉस में से जब भी डेप्रिसिएशन माइनस किया जाता है तो क्या निकल के आता है, नेट निकल। तो आपका आंसर कौन सा सही हो गया, द नेट नेशनल इनकम इज द डिफरेंस, सॉरी ये तो टोटल है, इसमें प्लस है। तो अपन क्या करते हैं, जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को जब माइनस करते तब एनएनपी आता है। तो आपका आंसर कौन सा सही हो गया, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, 2 नंबर। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही मान। ठीक है, तो जीएनपी में से अगर डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया जाएगा तो क्या निकल जाएगा, एनएनपी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेशनल इनकम का क्या होगा अगर, ठीक है 4 स्टेटमेंट दिए हुए, यहां पे क्या कहता है कि अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है तो नेशनल इनकम बढ़ेगी, एक बात। दूसरा, अगर सेविंग नेशनल इनकम से ज्यादा है तो नेशनल इनकम घटेगी, ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है कि अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है तो नेशनल इनकम जो है वो फ्लक्चुएट करेगी। और चौथा ऑप्शन है सेविंग अगर इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है तो नेशनल इनकम क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। देखिए क्या होता है, हिंदी में थोड़ा सा और रिपीट कर देता हूं, बचत निवेश से ज्यादा है तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, बचत निवेश से ज्यादा है तो राष्ट्रीय आय घटेगी, बचत निवेश से ज्यादा है तो राष्ट्रीय आय में ऊपर नीचे या उच्चावचन आते रहेंगे, और चौथा राष्ट्रीय आय समान रहेगी। देखिए जब भी इकोनॉमी में सेविंग या बचत इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश से ज्यादा हो जाती है तो इकोनॉमी में क्या होना शुरू हो जाता है, आपका सर्कुलर फ्लो या वृत्ताकार प्रवाह कम होना लग जाता है। जितना पैसा हम सेविंग करते जाएंगे उतना पैसा आपकी इकोनॉमी में से बाहर जाता जाएगा। ठीक है, लोग खर्चा कम करेंगे, लोग खर्चा कम करेंगे तो डिमांड कम होगी, मांग कम होगी, मांग कम होगी तो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो उसकी मौद्रिक वैल्यू का योग भी क्या आएगा, मौद्रिक मूल्य का योग भी क्या आएगा, कम आएगा, कम आएगा तो राष्ट्रीय आय क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, तो इसलिए अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है तो इकोनॉमी में नेशनल इनकम क्या होना शुरू हो जाती है, गिरना शुरू। क्लियर हो गई बात। अगला ऑप्शन आपका ये हो गया। 16वें क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेफिनेशन ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं। देखिए एक सिंपल सी बात ध्यान रखिएगा, बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है, जिसमें केवल 3 क्षेत्र होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर यानी कि परिवार, बिजनेस सेक्टर यानी कि व्यवसाय, और गवर्नमेंट यानी कि सरकार। बाकी हमारा विदेशों से कोई लेना देना होता ही नहीं है। ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था में जो हम बनाएंगे, जो हम उत्पादित करेंगे वही हम उपभोग करेंगे, हमें बाहरी लोगों से कोई लेना देना नहीं होता है। इस तरह की इकोनॉमी क्या कहलाती है, क्लोज्ड इकोनॉमी या बंद अर्थव्यवस्था। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, क्लोज इकोनॉमी इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमी वेयर मनी सप्लाई इज टोटली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। तो इसका कोई लेना देना डेफिनेशन से आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं है। क्लोज इकोनॉमी देयर इज नाइदर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट टेक प्लेस। ठीक है, वेयर तो आप भी मैंने आपको क्या बताया, जिसमें केवल 3 ही सेक्टर हैं, सरकार, बिजनेस सेक्टर और हाउस होल्ड। ठीक है, गवर्नमेंट, हाउस होल्ड सेक्टर, बिजनेस सेक्टर, सरकार, व्यवसाय और परिवार। विदेशों से कोई लेना देना नहीं है। विदेशों से जब कोई लेना देना नहीं है तो सीधी सी बात है भैया, ना तो एक्सपोर्ट होंगे ना इंपोर्ट होंगे। तो दूसरे नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन आपका सही हो गया कि इस तरह की इकोनॉमी में ना तो एक्सपोर्ट होते हैं और ना इंपोर्ट। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नीडेड व्हेन व्हाइल कंसीडरिंग जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या सकल राष्ट्रीय उत्पादन की जब हम गणना करते हैं तो इनमें से किसको शामिल नहीं किया जाता। तो देखिए पहला ऑप्शन है नेट इन्वेस्टमेंट मेड बाय द फॉरेनर्स। ठीक है, जो विदेशी शुद्ध निर्यात, शुद्ध निवेश करते हैं उसको शामिल नहीं करते। टोटल ऑफ प्राइवेट
प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मेड इन द गिवन पीरियड, प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करते हैं उनको शामिल नहीं करते। ठीक है। तीसरा, टोटल परचेज ऑफ गुड्स मेड बाय द गवर्नमेंट। तो भैया मैंने क्या कहा, आपकी जीएनपी का फॉर्मूला क्या, फॉर्मूले पे चले जाइए, सीधा सीधा आंसर समझ में आ जाएगा। सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट, ये चार चीजें। उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय, शुद्ध निर्यात। तो भैया दोनों तरह के निवेश तो आपके आ ही गए, तो इन्वेस्टमेंट तो पहले दो में आ गया। ए और बी दोनों किससे रिलेट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट या निवेश से रिलेट करते हैं, और निवेश को जीएनपी में शामिल किया जाता है। ये दोनों ऑप्शन तो आपके वैसे ही सही। तीसरा, परचेज ऑफ गुड्स मेड बाय द गवर्नमेंट, सरकार जो खर्चा करती है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है, ये भी शामिल होगा। तो क्या शामिल होगा, पर कैपिटा इनकम को राष्ट्रीय आय के दौरान, हम जीएनपी के दौरान बात नहीं की जाती है। आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी आंसर आपका सही हो जाएगा कि टोटल पर कैपिटा इनकम ऑफ द सिटीजन को हम जीएनपी में शामिल नहीं करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, इनमें से कौन सी प्राइमरी एक्टिविटी है, प्राइमरी सेक्टर से जिसका रिलेशन होता है। तो भैया इंडस्ट्री तो वैसे ही समझ में आ रहा है, इंडस्ट्री है। ट्रेडिंग जो होती है, रिटेल ट्रेडिंग या ये होती है, ये किसका पार्ट होती है, सर्विस सेक्टर का पार्ट होती है। ये किसका पार्ट है, इंडस्ट्री का पार्ट है, जिसको हम एमएसएमई बोलते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। इसको किसका पार्ट है, ये इंडस्ट्री का पार्ट है या उद्योगों का पार्ट है। तीसरा, एग्रीकल्चर, ये किसका पार्ट होता है, प्राइमरी सेक्टर का पार्ट होता है। और ये ऑल ऑफ दी अबव, तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, एग्रीकल्चर जो होता है वो प्राइमरी सेक्टर का पार्ट होता है। क्लियर। नेक्स्ट बात, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम में किसको शामिल किया जाता है, तो बिल्कुल रेंट शामिल होता है। किसका पार्ट है, ऑपरेटिंग सरप्लस या प्रचालन अधिशेष का पार्ट है। इंटरेस्ट अगेन ऑपरेटिंग सरप्लस या प्रचालन अधिशेष का पार्ट है, तो ये भी शामिल होता है। वेजेस यानी कि मजदूरी, ये कर्मचारी का पारिश्रमिक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है, तो ये भी शामिल होगा। आंसर आपका कौन सा सही हो गया कि भैया सारे ही शामिल होंगे, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, सैलरी, प्रॉफिट, ये सभी राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किए जाते हैं। क्लियर हो गई बात। तो अगला ऑप्शन हो गया आपका 19 नंबर का टी ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज द कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है डेप्रिसिएशन। सिंपल सी बात, स्थिर पूंजी का उपभोग क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन या मूल्य ह्रास कहलाता है। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ए आंसर आपका सही हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या है, डेप्रिसिएशन। 21 नंबर, जीएनपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, इनमें से किसके बराबर। तो देखिए हमने क्या कहा था, जीएनपी क्या होती है, पहले तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त आय यानी कि एनएफआई है। तो हमें किस पे निकालनी है, मार्केट प्राइस पर। तो जीएनपी एट मार्केट प्राइस किसके बराबर हो गया, जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस एनएफआई है। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा सही हो गया, सॉरी आपका, क्योंकि अगर जीडीपी एट एमपी में से डेप्रिसिएशन घटाएंगे तो एनडीपी एमपी आएगी, ये सही नहीं है। प्लस का कोई मतलब ही नहीं है, भाग देने का कोई मतलब ही नहीं है, तो दोनों ऑप्शन फर्जी हैं, मतलब ये तो दोनों ऑप्शन ही कंसिडरेबल नहीं है, क्योंकि इनको करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन जीडीपी एट एमपी में अगर ये तो हो गई घरेलू आय, घरेलू उत्पादन, और ये हो गया विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, तो किस इसका मतलब दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा, राष्ट्रीय उत्पादन। और राष्ट्रीय उत्पादन क्या कहलाता है, जीएनपी कहलाता है। तो जीडीपी एमपी प्लस एनएफआईए यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जुड़ करके क्या बनाती है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस बनाती है। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट बात, एनडीपी एट मार्केट प्राइस। तो एनडीपी एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। ग्रॉस में से जब भी डेप्रिसिएशन माइनस किया जाएगा तो नेट आएगा, सकल में से मूल्य ह्रास घटाया जाएगा तो शुद्ध आएगा। तो शुद्ध निकालने के लिए सकल में से मूल्य ह्रास को घटाना होता है। तो आंसर कौन सा हो गया आपका, ये आंसर सही हो। क्लियर हो गई बात। तो जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू एनएनपी एनडीपी एमपी। अगला क्वेश्चन, एनएनपी एमपी निकालना है, तो वापस वही जीडीपी एमपी अभी बता के गया हूं, जीडीपी एमपी में से, जीएनपी एमपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दीजिए। 24 जीडीपी एफसी निकालना है।
तो हमने क्या कहा, मार्केट प्राइस से जब भी हम फैक्टर कॉस्ट पे जाते हैं, यानी कि बाजार कीमत से साधन लागत पर जाते हैं, तो या माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स करते हैं, या इनडायरेक्ट टैक्स घटा के सब्सिडी जोड़ देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, एफसी चाहिए। तो जीडीपी एमपी में से क्या घटा दिया जाए, नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटा दिया जाए, तो क्या आ जाएगा, जीडीपी एफसी निकल। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट एनडीपी एफसी निकालना है। तो देखिए जीडीपी एफसी में से अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटा देंगे तो क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट से तो फैक्टर कॉस्ट ही आती है। ठीक है, दूसरा जीडीपीएफसी में से डेप्रिसिएशन घटा दिया जाए तो जीडीपीएफसी माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू क्या आता है, एनडीपीएफसी। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा सही हो गया, बी आंसर आपका सही हो गया। क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एनडीपीएफसी निकाल लेते हैं। तो ये 25 क्वेश्चंस मैंने आपको इस वीडियो में करवा दिए। नेक्स्ट 25 हम अगले वीडियो में बात करें। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।